नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। सूखी वर्धमान में लौटी जीवन की धारा, संभल की नदी को मिला नया जीवन। भक्ति से शक्ति, जोधपुर के वाटर वॉरियर पंडित जीवराज कचरे को बना रहे हैं कंचन। शिक्षा के क्षेत्र में गांव मानक की मिसाल, ग्रामीण खुद दे रहे हैं शिक्षकों को वेतन। पशुपालन में तकनीकी क्रांति, 28 से 35 दिन में गर्भावस्था की पहचान, पशुपालकों को हजारों की बचत। और बंदूक से रैंप तक बस्तर की बेटियों की उड़ान। कभी सूख चुकी संभल की वर्धमान नदी अब एक बार फिर जीवन की धारा बनकर बह रही है। जी हां, ये सब संभव हुआ है प्रशासन के सहयोग से, जन भागीदारी से। आम लोगों ने किस प्रकार से इस नदी के पुनर्जीवन में अपना योगदान दिया है, ये आपको दिखाते हैं। कभी जिस नदी का अस्तित्व सिर्फ पुराने किस्सों और यादों तक सीमित रह गया था, आज वही नदी फिर से अपनी कल कल बहती धारा के साथ संभल की धरती को संवार रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वर्षों से सूखी पड़ी वर्धमान नदी का पुनर्जीवन विकास, इच्छा शक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक कहानी बनकर सामने आया है। लंबे समय तक उपेक्षा, गाद जमने और अतिक्रमण के कारण वर्धमान नदी की प्राकृतिक धारा रुक गई थी। धीरे धीरे ये नदी सूख गई और इसका अस्तित्व लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन जिला प्रशासन ने इस खोई हुई जलधारा को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। एक जनपद 5 नदियां अभियान के तहत वर्धमान नदी के पुनरुद्धार का काम शुरू किया गया। प्रशासन ने सबसे पहले नदी की पुरानी धारा को चिन्हित किया और वर्षों से हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया। जेसीबी मशीनों की मदद से नदी की सफाई कर उसकी प्राकृतिक जलधारा को दोबारा बहाल किया गया। करीब 14.5 किलोमीटर लंबी वर्धमान नदी को नया जीवन देने के इस प्रयास में स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला। लगभग 14.5 किलोमीटर की ये वर्धमान नदी है, जिसका इंक्रोचमेंट जगह जगह पे था। पानी बिल्कुल नहीं पिछले वर्षों में प्रवाह होता था। उसको जिलाधिकारी के सतत मार्गदर्शन में इंक्रोचमेंट हटा करके सीएसआर और पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उसकी खुदाई की गई, श्रमदान भी किया गया। सबके सामूहिक प्रयास से जो जनपद में वर्षा के बाद परिलक्षित हुआ कि नदी में प्रवाह लौट आया है और बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी प्रवाहित हो रहा है। अब मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही नदी में पानी की धारा लौट आई है। वर्षों बाद नदी को बहते देख ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। किसानों के लिए यह बदलाव किसी उम्मीद से कम नहीं है, क्योंकि नदी के पुनर्जीवन से सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार की संभावना भी मजबूत हुई है। अच्छा काम हुआ है, इससे वाटर लेवल ऊपर होगा, वाटर लेवल सही हो जाएगा और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। बढ़िया हुआ है और ये काफी समय से पुरानी नदी है, करीब करीब 10 से 15 साल से सूखी पड़ी थी। प्रशासन ने अभी फिलहाल में बढ़िया काम करा है, सफाई करवा के उसमें पानी आ चुका है। पहले ये हमारी जो नदी है काफी सूखी पड़ी थी। हमारी जो गाय है अगर बाहर छोड़ते तो पानी भी पी सकती हैं। और पहले ये पेड़ सूखे थे, पेड़ भी हरे भरे हो रहे हैं, इससे बहुत काफी फायदा है हम लोगों को। वर्धमान नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि संभल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये प्राचीन जलधारा क्षेत्र की आस्था का हिस्सा रही है। इसी कारण इसके पुनर्जीवन की शुरुआत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। ये नदी संभल के गुन्नौर और जुनावई क्षेत्र से होकर गुजरती है और करीब 11 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। कभी सूखी और वीरान नजर आने वाली ये जलधारा आज पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की नई कहानी लिख रही है। वर्धमान नदी का पुनर्जीवन ये संदेश देता है कि अगर प्रशासन, समाज और स्थानीय लोग मिलकर प्रयास करें तो सूख चुकी नदियों को फिर से जीवन दिया जा सकता है। संभल की ये पहल आने वाले समय में देश के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है, जहां नदियां अपनी पहचान खो चुकी हैं। वर्धमान की लौटती धारा सिर्फ पानी की वापसी नहीं, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन की एक नई शुरुआत है।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने जन सहभागिता से नदी के पुनर्जीवन की ये शानदार कहानी, किस प्रकार ये नदी कल कल बह रही है। अब आपको एक ऐसी ही शानदार कहानी दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से। हम जानते हैं अक्सर लोग आस्था के नाम पर जो पूजा की सामग्री है वो तालाबों में डाल देते हैं या फिर बावड़ियों में डाल देते हैं, जो कि जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। लेकिन पंडित जीवराज श्रीमाली ने इसी कचरे से कंचन तैयार किया है, इसी को वो रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का जरिया बना रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अक्सर आस्था के नाम पर नदियों और तालाबों में प्रवाहित की जाने वाली पूजा सामग्री जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती है। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक व्यक्ति ने इस धारणा और स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। पिछले 10 वर्षों से पंडित जीवराज श्रीमाली न केवल ऐतिहासिक तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक कचरे के वैज्ञानिक और रचनात्मक निस्तारण की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। पंडित जीवराज बताते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत जल की महत्ता को समझने से हुई। लोग आस्था के नाम पर फोटो, मूर्तियां, कपड़े और नारियल जल स्रोतों में फेंक देते थे, जिससे ये ऐतिहासिक धरोहरें डस्टबिन बनती जा रही थी। पिछले 1 दशक में उन्होंने निगम के सहयोग से लगभग 165 ट्रॉली निर्माल्य का निस्तारण किया है। सबसे पहले जल महत्वपूर्ण है, इनको लोग गंदा करके जा रहे थे। निर्माल्य के नाम पे, पूजा के नाम पे इसको डस्टबिन बना दिया लोग। 10 सालों के अंदर 165 ट्रैक्टर जो टोली है वो उसको अपना निर्माल्य जो है वो अपना डंप किया पहले निगम ने। मेरी सोच यही है कि जो चीज काम आ सकती है उसको पहले काम में उपयोग लो। हमारा पैसे कमाना मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि लोगों को मैसेज जाए कि आप भी कर सकते हो घर बैठे। पंडित जी का मानना है कि जो चीज काम आ सकती है उसे फेंकना नहीं चाहिए, और इसलिए ये लोग मंदिर से निकलने वाले नारियल फेंकते नहीं, बल्कि उन्हें फोड़कर गायों और चींटियों के भोजन के लिए उपयोग में लाते हैं। पूजा में उपयोग होने वाली चुन्नी, दुपट्टे और भगवान के कपड़ों से मोबाइल कवर और थैले बनाए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। पंडित जीवराज ने न सिर्फ कचरा साफ किया, बल्कि आसपास के क्षेत्र में 300 से अधिक पेड़ लगाकर इसे हरा भरा कर दिया। जो मूल है वो पंडित जीवराज जी श्रीमाली है। ये यहाँ सफाई करते थे तो हम यहाँ बैठे रहते थे, तो देखते थे कि यार ये आदमी इतना घूम के और मतलब इस तरह बाल्टी लाता है, तो अपन क्यों नहीं इधर से लेके यूं डाल दे। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों में चेतना जागृत हुई है। पंडित जीवराज और उनकी 15 सदस्यीय टीम लोगों को टोकते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं कि अगर आप इन्हें पानी में डालेंगे तो हमें इन्हें हटाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे अब लोगों में खुद चेतना जागृत हो रही है। आजकल जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ में अवेयरनेस की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कचरा करता हुआ दिखता है तो उसे आपको टोकना चाहिए। आप टोकोगे तभी वह साफ सफाई होगी। आप नहीं टोकते हो, आप नेगलेक्ट करके निकल जाते हैं, तो ये आपकी और आपके समाज की या अपने जो एरिया है उसको गंदा करने में सर्वप्रथम योगदान यहीं से शुरू होता है। इस अभियान से जुड़े कमलेश बताते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति में सफाई और जागरूकता के लिए जगह कम है। वे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ ये जागरूकता जरूरी है। अगर हम किसी को कचरा फैलाते देखते हैं और उन्हें नहीं टोकते तो समाज को गंदा करने में पहला योगदान हमारा ही होता है। आज पंडित जीवराज के इस मॉडल की चर्चा सिर्फ जोधपुर में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, डूंगरपुर और हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। उनके पास रोजाना 20 से 25 कॉल्स आते हैं जो इस मॉडल को अपने शहरों में लागू करना चाहते हैं। पंडित जीवराज श्रीमाली का ये निस्वार्थ प्रयास साबित करता है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पंजाब के जालंधर के मानक गांव से एक बेहद ही शानदार और ग्रामीणों के जज्बे से भरी हुई खबर हमारे सामने आई है। जी हां, ये खबर बहुत खास है, इसलिए आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मानक गांव में सरकारी स्कूल में जहां 138 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर एक भी सरकारी शिक्षक नहीं था। ऐसे में खुद गाँव वालों ने इस पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। गाँव वालों ने अपने पैसे से जो फंड इकट्ठा किया, NRI भाइयों का सहयोग लिया और कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ पर नियुक्त किया। खुद गांव वाले अपने खर्चे से इन शिक्षकों का पूरा खर्च उठाते हैं। कैसे ये पूरी मुहिम चल रही है, आइए देखते हैं। पंजाब के जालंधर जिले के शाहकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव माणक से एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक तरफ ग्रामीणों के जज्बे को सलाम करती है तो दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा प्रणाली की खामियों को भी उजागर करती है। गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी को देखते हुए ग्रामीणों ने स्वयं ही शिक्षकों का प्रबंध कर बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा है। स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के कुल 138 विद्यार्थी हैं। हैरानी की बात है कि इन्हें पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से एक भी स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो, इसके लिए ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है। हमारा स्कूल NRI भाइयों के सहयोग से चल रहा है। 11वीं और 12वीं के लिए हमारे पास कोई सरकारी टीचर नहीं है। गांव की तरफ से सारे टीचर मुहैया कराए गए हैं। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें सरकारी टीचर दिए जाएं। जो कि हम गांव वाले इस पर पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा किसी और अच्छे काम के लिए लगाए जाएं। हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव वालों के सहयोग के साथ इकट्ठे किए हुए पैसे से टीचर रखे हैं। ये जो टीचर हैं उनको हम अपने पास से ही सैलरी देते हैं। ऐसा इसलिए कि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। इस नेक कार्य के लिए ग्रामीणों ने आपस में फंड इकट्ठा किया और विदेशों में बसे NRI भाइयों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया। गांव ने अपने स्तर पर 2 शिक्षित महिलाओं को स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, जो इसी गांव की निवासी हैं। इन महिला शिक्षकों को वेतन सरकार नहीं बल्कि ग्रामीणों द्वारा एकत्रित किए धन से दिया जाता है। हमें बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुशी हो रही है। हमें इस पर मान महसूस हो रहा है कि पंचायत ने हमें मौका दिया है और हमें रोजगार भी मिला है। सरकार को चाहिए कि परमानेंट टीचर लाकर बच्चों के भविष्य की तरफ सोचा जाए ताकि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट न आए। गांव माणक के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि यदि नीयत साफ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब के जालंधर से गोपाल सिंह सिद्धू की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि बेजुबान पशु अपनी पीड़ा को खुद बयान नहीं कर सकते, लेकिन अब उनकी मदद करने के लिए तकनीक आगे आई है। जी हां, आपको दिखाते हैं गुजरात के अहमदाबाद से ऐसी ही एक खबर, जहां एक स्टार्टअप ने एक ऐसी किट तैयार की है जो कि गाय और भैंस के गर्भवती होने की जानकारी सिर्फ 28 से 30 दिनों के भीतर दे सकती है। अब तक कृत्रिम गर्भाधान के बाद ये पता लगाने के लिए कि गाय या भैंस गर्भवती हुई है या नहीं, पशुपालकों को 3 से 4 महीने तक का इंतजार करना पड़ता था। पारंपरिक जांच न केवल समय लेने वाली थी बल्कि पशुओं के लिए पीड़ादायक भी साबित होती थी। लेकिन अब अहमदाबाद के स्टार्टअप बिगनेरो वेंचर्स द्वारा विकसित अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट इस समस्या का तेज, आसान और आधुनिक समाधान बनकर सामने आई है। हम लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के लिए अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट बनाते हैं। इस किट के जरिए 28 से 35 दिन में पता चल सकता है गाय या भैंस गाभिन है या नहीं है, जिससे किसान खेडूत को काफी फायदा होगा। इसमें लगभग उनके 70 दिन की समय की बचत होगी। प्रति काव प्रति प्रेगनेंसी लगभग 8,000 से 12,000 रुपए तक की सेविंग, और लगभग जो 21 दिन में जो दूध का नुकसान होता है एडिशनल, वो भी बचेगा। तो इससे ओवरऑल उनके व्यवसाय में फायदा होगा। इस किट का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। पशु के कान, गर्दन या पूंछ की नस से खून की सिर्फ एक बूंद ली जाती है। इसके बाद उसमें विशेष बफर केमिकल मिलाया जाता है और महज 5 से 10 मिनट में परिणाम सामने आ जाता है।
सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया लगभग दर्द रहित है और पशु को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। इस किट के जरिए आप खुद प्राइमा फेसी अपने आप टेस्टिंग कर सकते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। बहुत ही आसानी से सिंपल 3 स्टेप्स हैं। 1 ड्रॉप ब्लड लगता है, 2 ड्रॉप्स बफर लगते हैं और आपके सामने वहीं की वहीं 5 मिनट के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये किट सिर्फ पशुओं की पीड़ा कम नहीं करती बल्कि पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से भी बेहद लाभदायक साबित हो रही है। गर्भधारण की जानकारी लगभग 70 दिन पहले मिल जाने से पशुपालक समय रहते सही निर्णय ले सकते हैं। इससे चारे, दवाइयों और देखभाल पर होने वाला अनावश्यक खर्च भी बच जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पशु पर लगभग 10 से 12 हजार रुपए तक की बचत संभव है, जबकि इस किट की कीमत केवल 250 से 300 रुपए है। इस किट के जरिए हमारे देश का किसान लगभग 70,000 करोड़ रुपए सालाना बचा सकता है। हमने एक आकलन निकाला है, हमारी गाय की पॉपुलेशन और जो 10 से 12,000 रुपए उसको मल्टीप्लाई करके, तो एक बहुत बड़ा नुकसान से पूरा देश बच सकता है। 1000 करोड़ रुपए हमारा आज किसान खो रहा है बिकॉज ऑफ डिलेड डिटेक्शन इन प्रेगनेंसी, इतनी छोटी सी चीज को लेकर। इस नवाचार को राज्य सरकार का भी प्रोत्साहन मिला है। SSIP 2.0 योजना के तहत आई हब के माध्यम से स्टार्टअप को 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। आज गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के राज्यों और दक्षिण भारत के कई एक हिस्सों में पशुपालक इस किट का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। दास्तान फार्म पर 1963 થી જોડાયો છું। पहले पशुओं में गर्भधारण का पता लगाने के लिए कई महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब इस किट से करीब 1 महीने में ही इसकी जानकारी मिल जाती है। इससे किसान समय पर पशु की देखभाल, खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान दे सकते हैं। मेरा मानना है कि इस किट का इस्तेमाल किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बेजुबान पशुओं की पीड़ा को कम करने के साथ साथ किसानों का समय, मेहनत और पैसा बचाने वाली ये अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट तकनीक और संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण है। पशुपालन को अधिक वैज्ञानिक, प्रभावी और लाभकारी बनाने वाली ये खोज आने वाले समय में इस क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के अहमदाबाद से सुमन बोराना की रिपोर्ट, DD न्यूज। कभी जिन हाथों ने बंदूक थामे हुए थी, आज वही हाथ हुनर की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी है पूर्व महिला नक्सलियों की, जो कि आज रैंप पर आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रही हैं। अपने वेशभूषा बस्तर का रीति रिवाज के अनुसार परफॉर्मेंस का मौका दिया। जिस हाथ में कभी बंदूक थी, आज उसी हाथ में है हुनर। जिन कदमों ने कभी जंगलों की पगडंडियां नापी थीं, आज वही कदम रैंप पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुकी पूर्व महिला नक्सलियों की जिंदगी अब एक नई करवट ले रही है। कभी डर और बंदूक से जुड़ी इन महिलाओं की पहचान आज हुनर, रोजगार और आत्मनिर्भरता से बन रही है। सज धज कर रैंप पर उतरती ये महिलाएं सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं थीं, उनके हर कदम में एक नई शुरुआत का संदेश था। कभी जंगल था ठिकाना, आज रोजगार है सहारा। कभी पहचान थी बंदूक, आज पहचान बन रहा है हुनर। मुख्यधारा में लौट चुकी इन पूर्व महिला नक्सलियों के लिए जिंदगी का यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन पुनर्वास और कौशल विकास की कोशिशों ने इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता दिखाया। और फिर आया वो पल जब बस्तर की इन महिलाओं ने रैंप पर कदम रखा। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और कदमों में एक अलग ही अंदाज। रैंप पर चलता हर कदम जैसे कह रहा था, हमारा अतीत हमारी पहचान नहीं, हमारी नई शुरुआत ही हमारी असल पहचान है।
फैशन रैंप पर इन महिलाओं का उतरना महज एक कार्यक्रम नहीं था, यह उस बदलाव की तस्वीर थी जहां कभी हिंसा से जुड़ी जिंदगी अब हुनर और आत्मनिर्भरता से जुड़ रही है। सोचिए, जिस समाज में कभी इनसे डर की कहानी जुड़ी थी, आज वही समाज इनके आत्मविश्वास की कहानी देख रहा है। इन महिलाओं के लिए रैंप सिर्फ चलने की जगह नहीं था, यह अपने अतीत से आगे निकलने का रास्ता था। इन महिलाओं का सफर बताता है कि बदलाव का रास्ता सिर्फ बंदूक छोड़ने तक सीमित नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान को नई पहचान, नया हुनर और समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बंदूक से रैंप तक का यह सफर सिर्फ अंदाज बदलने की कहानी नहीं है, यह बस्तर में बदलती सोच, बदलती तस्वीर और नई जिंदगी की कहानी है, जहां इन महिलाओं का आत्मविश्वास कह रहा है, अतीत चाहे जैसा रहा हो, भविष्य को नई दिशा दी जा सकती है। ये सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं, ये एक नई जिंदगी की दस्तक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से मनोज सोनोने की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यही तो है गुड न्यूज़, हौसले और जज्बे की कहानियां जो कि कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं, आपको भी इस बदलाव में वाहक बनने का मौका देती हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।